SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 जिसका नाम है कहानी लेखन। हम आज अपने इस पाठ के माध्यम से कहानी लिखना सीखेंगे कि कहानी किस प्रकार लिखी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, किसी घटना का मनोरंजक तरीके से वर्णन कहानी कहलाता है। जब हम किसी घटना को किसी दूसरे के सामने बताते हैं तो हम बड़े अलग तरीके से बताते हैं जिससे दूसरे को भी आनंद आता है, इसलिए उसको हम कहानी कहते हैं। तो कहानी अपनी अपनी कल्पना के आधार पर ही लिखी जाती है। कहानी काल्पनिक भी होती है और कुछ सत्य घटनाओं पर भी आधारित होती है। तो कहानी लिखते समय हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखनी चाहिए क्योंकि कहानी में आप बीती हुई बातों को बता रहे हैं। कहानी की भाषा सरल, रोचक व उत्सुकता पैदा करने वाली होनी चाहिए। कहानी में शब्दों की सीमा का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हमें कहानी को बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है कि पढ़ने वाले को आनंद ही ना आए। कहानी का शीर्षक छोटा व आकर्षक होना चाहिए। जब भी हम किसी कहानी को कोई शीर्षक देते हैं तो आप इसका अवश्य ध्यान रखें कि शीर्षक हमेशा छोटा होना चाहिए, शीर्षक बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे दिया गया है यहाँ पर, बुद्धिमान कौन शीर्षक दिया गया है। आइए पढ़ते हैं ये कहानी। एक समय की बात है, कुछ शिष्य गुरुजी के पास आश्रम में रहकर पढ़ते थे। वर्ष के अंत में गुरुजी ने सभी को अपने अपने घर जाने की अनुमति दे दी। सभी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों की ओर चल दिए। तभी गुरु माता ने गुरुजी से कहा, आपने अपने शिष्यों की परीक्षा तो ली ही नहीं। देखिए बालकों, यह है गुरुजी और यह है उनके शिष्य। आइए पढ़ते हैं आगे। गुरुजी ने कहा, देवी, उनकी परीक्षा का प्रबंध मैंने मार्ग में किया है, तो आप हमारे साथ चलकर देखिए। गुरुजी व गुरु माता दोनों उस ओर चल पड़े जिस दिशा में शिष्य गए थे। मार्ग में कुछ कांटेदार झाड़ियां बिखरी पड़ी थी। कुछ शिष्य उनमें उलझकर लहूलुहान हुए और कुछ शिष्य झाड़ियों से अपने आप को बचाते हुए इधर उधर से निकल रहे थे। उनमें से एक शिष्य ने सारी स्थिति समझी, फिर उन कांटेदार झाड़ियों को मार्ग से हटाकर एक तरफ रख दिया जिससे सभी लोग वहां से सुरक्षित निकल सके। ताकि ये तो अब इनके सामने तो वह आ ही गई है झाड़ियां, तो अगर ये उनको हटा देंगे तो दूसरों के लिए भी रास्ता साफ हो जाएगा। तो एक बालक ने सोचा, इस बालक ने सोचा और झाड़ियां एक तरफ कर दी। गुरु माता सारी बात समझ गई और मुस्कुराने लगी। पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन दूसरों के उपकार की सीख को जो विद्यार्थी जीवन में उतारता है वही बुद्धिमान कहलाता है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपने अलावा दूसरों के विषय में भी सोचना चाहिए। जो दूसरों के सुख के विषय में सोचता है वही बुद्धिमान कहलाता है। जैसा उस बालक ने सोचा, अपने बारे में तो सोचा ही कि मैं झाड़ियों को हटा दूं ताकि पैर में ना लगे और दूसरों का भी रास्ता साफ कर दूं ताकि आने वाले लोगों को भी इससे परेशानी ना हो। इसलिए हमें भी सभी की मदद करनी चाहिए, दूसरों के सुख के बारे में भी अवश्य सोचना चाहिए। आइए पढ़ते हैं दूसरी कहानी, दया का फल। एक दिन रमेश स्कूल से घर आ रहा था। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। इस तेज गर्मी में उसने रास्ते पर कराहते हुए एक पिल्ले को देखा। उस पिल्ले की टांग में चोट लग गई थी। उसी चोट की पीड़ा से वह करा रहा था, उसे बहुत दर्द हो रहा था। पिल्ले को कराहते हुए देख रमेश को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आया। घर ले जाकर उसने उसके घाव को रुई से साफ किया और उसकी टांग पर दवा लगाकर पट्टी को बांध दिया। कुछ ही दिनों में पिल्ला ठीक हो गया। रमेश ने उसका नाम मोती रख दिया।
मोती और रमेश में बहुत ही गहरी मित्रता हो गई। मोती रमेश की एक आवाज पर दौड़ा दौड़ा चला आता था। दोनों आपस में खेला करते थे। एक दिन रमेश बाग में सैर करने गया। वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में वह लेट गया और उसे नींद आ गई। इतने में एक सांप बिल से निकलकर रमेश की ओर आया, ऐसे करते हुए। मोती ने दौड़कर सांप का सिर अपने दांतों से पकड़ लिया। सांप ने भी अपने शरीर को कुत्ते के शरीर पर लपेटकर उसे जकड़ लिया। फिर भी मोती ने सांप को मार कर ही दम लिया। जब रमेश उठा तो उसने अपने पास एक मरे हुए सांप को देखा। उसे समझने में देर नहीं लगी कि मोती ने यह काम किया है। उसने मोती को सहलाते हुए कहा कि आज तुम्हारे कारण मेरे प्राण बच गए, अन्यथा मुझे वह सांप तो डस ही लेता। एक दिन रमेश ने मोती पर दया कर उसके प्राण बचाए थे और आज मोती ने रमेश के प्राणों की रक्षा कर अपना कर्ज उतार दिया। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है कि परोपकार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं तो आपके साथ भी अवश्य ही अच्छा होगा। आइए पढ़ते हैं हमारी तीसरी कहानी, एकता में बल है। एक जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। उनकी मीठी मीठी बोली से सारा जंगल चहचहा रहा था। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने बहुत सारा दाना पक्षियों के लिए बिखेर दिया। शिकारी जाल लगाकर थोड़ी दूर स्थित झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गया। भूखे पक्षी जल्दी जल्दी दाना चुगने लगे। अभी उनका पेट भी नहीं भरा था कि सभी पक्षी जाल में फंस गए, क्योंकि वह जाल तो शिकारी ने बिछाया था। स्वयं को जाल में फंसा देखकर पक्षी उदास हो गए। तभी उदास मन से एक नन्ही चिड़िया गाने लगी, मिलकर चलो मिलकर चलो मिलकर चलो रे। उदास हताश पक्षियों के कानों में जब इस गीत के बोल पड़े तो सभी ने एक दूसरे के कान में कुछ कहा। अचानक जाल में बड़ी जोर की हलचल होने लगी। सभी पक्षी एक साथ मिलकर जाल के साथ ही आसमान में उड़ चले। शिकारी उनकी एकता और समझदारी को देखकर दंग रह गया। नन्ही चिड़िया जाल में फंसे पक्षियों समेत अपने मित्र चूहे के घर आई। मित्र को कठिनाई में देखकर चूहे ने अपने अन्य मित्रों को पुकारा। कई चूहे बिल से बाहर आ गए और जाल को उतर दिया। धीरे धीरे सभी पक्षी आजाद हो गए। उन्होंने चूहों को धन्यवाद दिया और फिर आकाश में ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगे। इससे क्या शिक्षा मिलती है? कि एकता में बल है। यानी कि जब हम सभी किसी कार्य को करने के लिए साथ हो जाते हैं तो वह बहुत जल्दी हो जाता है, और जब सभी इकट्ठा होते हैं तो उनको कोई भी अलग नहीं कर सकता। तो विपत्ति में धैर्य व समझदारी ही काम आती है और सच्चे मित्र की पहचान कठिनाई में ही होती है। जैसे हम कहते हैं ये है हमारा सच्चा मित्र है, ये है हमारी सच्ची मित्र है, उसका पता हमें कठिनाई के समय ही चलता है कि कौन हमारा सच में सच्चा मित्र है। कठिनाई के समय हमें पता चल जाता है कौन हमारी मदद कर रहा है। नानी सुनाए या दादी या फिर कोई और, कहानी का मजा अलग है रात से हो जाए भोर। आइए एक बार फिर पढ़ते हैं। नानी सुनाए या दादी या फिर कोई और, कहानी का मजा अलग है रात से हो जाए भोर। तो आज हमने सीखा कहानी क्यों लिखी जाती है और कहानी को लिखते समय हमें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए। आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है। अभ्यास कार्य में आपको कुछ विषय दिए गए हैं जिन पर आपको कहानियां लिखनी है। बच्चों, आज की आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।